हम में और एक टॉपर स्टूडेंट में क्या डिफरेंस है? सेम सिलेबस उनको भी है, सेम सिलेबस हमको भी है। उतना ही टाइम प्रिपरेशन का उनके पास भी है, उतना ही टाइम प्रिपरेशन का हमारे पास भी है। हमारे पास भी 24 घंटे हैं और उनके पास भी 24 घंटे हैं। लेकिन ऐसा क्या अलग कर रहे हैं वो कि उनका मार्क्स आ जाता है हर सब्जेक्ट में, लेकिन हमसे नहीं हो रहा? कुछ तो गलती कर रहे होंगे हम, कोई तो स्टेप में गलती हो रही होगी, कहीं तो फ्लॉ होगा। देखो, पढ़ते सब है और सबके अंदर वो जोश होता है कि मुझे कुछ तो बनना है, मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। लेकिन हम लैक करते हैं प्लानिंग में। अब मान लो कि तुम्हें बनाना है बिरयानी। बिरयानी बनाऊंगा, बहुत मज़ा आएगा, खाऊंगा, सबको खिलाऊंगा। लेकिन अगर तुम स्टेप वाइज मैनर में वो रेसिपी नहीं बना पाओगे तो क्या एंड रिजल्ट तुम्हारा बिरयानी बनेगा? नहीं बनेगा। चलो बिरयानी तो बड़ी बात हो गई, मैं माइक्रोबायोलॉजी वाला एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो कि तुम्हें कर्ड बनाना है, तुम्हें दही बनाना है, तो तुम पहले दूध उबालोगे, फिर उसके बाद में तुम उसको हल्का ठंडा होने का वेट करोगे जो तुम्हारे फिंगर पे सहन हो, उसके बाद ही तुम इनोक्यूलेंट यानी कि पुराना कर्ड डालोगे, तभी तुम्हारा कर्ड बनेगा। अब मान लो तुम लोगों में से किसी ने भी एक स्टेप भी यहाँ गलत कर दिया, अरे अभी अभी गर्म हुआ है, चलो मैं कर्ड डाल दूँ, तो सच बताना वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिंदा रहेंगे इनोक्यूलेंट में से? नहीं रहेंगे और पूरा कर्ड खराब हो जाएगा। इसलिए तुम में और तुम्हारे टॉपर दोस्त में एक ही डिफरेंस है, क्या वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं है, वो प्लान करते हैं। टॉपर स्टूडेंट सिस्टमैटिक प्लानिंग के थ्रू चलते हैं। उन्हें ये पता होता है कि वो क्या पढ़ने वाले हैं और उनके सामने क्या गोल है। जब तक तुम अपना गोल सेट नहीं करोगे तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि उस गोल को अचीव कैसे करना है। मान लो तुम्हें मैराथन भागना है, ठीक है, और तुमने वो मैराथन भागने का प्रैक्टिस ही नहीं किया, हर दिन तुमने प्रैक्टिस ही नहीं किया, तो क्या तुम लास्ट डे पे मैराथन भाग पाओगे? नहीं भाग पाओगे। तो हर चीज़ को अचीव करने के लिए एक सिस्टमैटिक प्लानिंग होता है। मुझे पता है काफ़ी बच्चों ने प्लानिंग कर भी ली होगी, लेकिन आज मैं तुम्हें इतने अच्छे से एक सिस्टमैटिक प्लानिंग बताऊंगी जिसके थ्रू बायोलॉजी का पेपर तो तुम आराम से दे पाओगे। तो प्रेजेंटिंग यू द डी कोडिंग ऑफ बायोलॉजी। पूरे बायोलॉजी का पेपर कैसा आता है उसको मैंने डिकोड किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2022 का पेपर से लेकर 2025 का पेपर। क्योंकि जो उसके पहले के पेपर्स थे उसके अंदर के पोर्शन में डिफरेंस था, कोविड वगैरह आया, पोर्शन में डिफरेंस किया, उन लोगों ने पैटर्न में डिफरेंस किया था। अभी फिर से न्यू पैटर्न आया जिसके थ्रू तुम्हारा न्यू पेपर भी आएगा। तो मैंने इस तरीके से अरेंज किया है कि तुम्हें समझ आएगा कि कौन से जगह से ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तुम्हारा पेपर इजी होगा, एवरेज होगा, कैसा होगा, वो सब चीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन इसी मोमेंट पे, इसी टाइम स्टैम्प पे तुम कमेंट करो और डालो कि प्लान हम लोग फॉलो करेंगे। मैंने आप लोगों का रिस्पॉन्स देखा 45 डेज़ वाले इस पे, काफ़ी बच्चों के मुझे इंस्टाग्राम हो गया या तुम्हारा टेलीग्राम हो गया, उस पर मैसेजेस भी आए कि मैम ये हम फॉलो कर रहे हैं और इतने इतने चैप्टर्स ख़त्म हो चुके हैं। सो आई एम सो प्राउड ऑफ देम। इसलिए आज मैं तुम लोगों को बिल्कुल डांट नहीं रही हूँ, आज मैं तुम लोगों से थोड़ी खुश हूँ। तुम्हारी दीदी आज तुमसे खुश है। चलो फिर, आज तुम लोगों से इम्प्रेस होके, तुम्हारी मेहनत से इम्प्रेस होके मैं तुम्हारे लिए पूरा बायोलॉजी के पेपर को डिकोड करके लाई हूँ। तुम्हारा साथ चाहिए मुझे लास्ट तक। लास्ट में एक सरप्राइज़ भी रखा है तुम लोगों के लिए, जिसकी वजह से तुम्हें तुम्हारा पोर्शन कंप्लीट करना और इजी हो जाएगा। और ऐसे ही अगर तुम्हें कुछ डाउट रहे कि ये कैसे करूँ दीदी, वो कैसे करूँ दीदी, तो कमेंट करना, तुम्हारे लिए वो वीडियो आ जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं अब का पूरा सेशन। कुछ मैं सोच के नहीं आई हूँ कि एग्जैक्टली मुझे तुम्हें कितना बोलना है, मुझे जितनी नॉलेज है उसके थ्रू मैं तुम्हें सब बताने वाली हूँ। और ये नॉलेज इनफ है तुम्हारे बोर्ड्स में 70 आउट ऑफ 70 लाने के लिए, प्रोवाइडेड टर्म्स एंड कंडीशंस यही रहेंगे कि तुम सारी चीज़ें फॉलो करो। चलो फिर देखते हैं क्या क्या करना है अब अपने को। पहले मैं ये बता देती हूँ कि वेटेज कैसा होगा लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग। अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव होता क्या है, तो जब एक बंदा पोर्शन डिज़ाइन करता है, यानी कि कोई भी बोर्ड पोर्शन डिज़ाइन करता है ना, तो वो ये मेक श्योर करता है कि इस बच्चे को इस डोमेन में ये चीज़ें आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इसका नॉलेज चेक हो रहा है क्या, इसका एप्लीकेशन चेक हो रहा है क्या, इसका कंसेप्ट जो है वो इम्प्रूव हो रहा है क्या। कोई भी चैप्टर तुम्हें ऐसे ही नहीं दिया जाता है बुक के अंदर, बहुत सोच समझ कर टेक्स्ट बुक का प्लानिंग होता है।
तो वही टेक्स्ट बुक के प्लानिंग को मद्देनजर रखते हुए तुम्हारा क्वेश्चन पेपर बनता है। इसलिए सबसे पहले ये जानो कि कौन से कॉन्सेप्ट, कौन से तुम्हारे दिमाग के डोमेन के ऊपर ये लोग खेलने वाले हैं। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव है तुम्हारा नॉलेज, यानी कि तुम कितना अवेयर हो उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, दैट इज योर नॉलेज, कितना आता है तुमको। तो वो करीबन मान लो विथ ऑप्शन तुम्हारा वेटेज है 29 मार्क्स का, तो 29 मार्क्स पूरे तुम्हारे 98 मार्क्स में से, दीदी 98 कहाँ से आया, तो मैं विथ ऑप्शंस बता रही हूँ आपको, विदाउट ऑप्शन 70 मार्क्स है, बट विथ ऑप्शन इट इज 98 मार्क्स। तो नॉलेज के बेस्ड पे करीबन 29 मार्क्स के तुमको क्वेश्चंस आएंगे, जो कि 30% होता है तुम्हारे पूरे पेपर का, विच इज़ अ ह्यूज नंबर। तो तुम्हारा नॉलेज चेक करने के बेस पे क्वेश्चंस आएंगे। डोंट वरी, ये सब के डोमेन्स को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे कंप्लीट किया जाता है, वो भी मैं तुम्हें बताऊंगी। इतना अच्छा ब्लूप्रिंट तुम कहीं मुझे ढूंढ के दिखा देना, मैं मान जाऊंगी कि मेरा नाम आज से राधा है ही नहीं, चेंज कर दूंगी नाम अपना। अब दूसरा देख लो, दूसरा ऑब्जेक्टिव उनका ये रहता है पेपर बनाने का, अंडरस्टैंडिंग। बच्चे को कितना समझ आया है वो टॉपिक के बारे में। समझ आने का मतलब अब तुमको प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो लोग, थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेंगे। तो वो 41 मार्क्स का आता है विथ ऑप्शन, विच इज़ अ ह्यूज नंबर, बहुत ज़्यादा मार्क्स का आ रहा है। इसका परसेंटेज में देखो 42%, मतलब आधे से ज़्यादा तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होने वाला है। डोंट वरी, इसमें डेफिनेशंस भी आते हैं, डिफरेंस बिटवीन भी आता है, क्या क्या आता है ना वो सब बताऊंगी, टेंशन नहीं लेना है। फिर थर्ड वाला होगा एप्लीकेशन एंड स्किल, जो कि सबसे हायर डोमेन में आता है। तुमने कोई चीज़ का नॉलेज रखा, तुम्हें वो चीज़ समझ चुकी है, अब तुम अप्लाई कर रहे हो। जैसे कि मैंने तुम्हें सिखा दिया कि एग्जैक्टली कर्ड बनाना कैसे, इनोकुलेंट डालना, ये करना वो करना, बट उसको तुम अप्लाई कर पा रहे हो क्या? मैंने क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया, मैंने तुमको पूरा बता दिया कर्ड ऐसे बनाते हैं, लेकिन क्वेश्चन मैंने अलग तरीके से पूछा कि इफ़ आई डायरेक्टली पुट द इनोकुलेंट ऑफ कर्ड व्हाट विल हैपन। तो तुमको समझना चाहिए कि यार अगर मैंने ना वो दूध के टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर पे नहीं लाया तो मेरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर सकते हैं, क्योंकि उनको हायर टेम्परेचर नहीं चलेगा। तो ये नॉलेज जो तुमने सीखा है ना, उसको अप्लाई करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपके 28 मार्क्स के आते हैं, जो कि 28% होता है आपके पेपर का। अब ये तीनों जो ऑब्जेक्टिव्स आप देख रहे हो ना, ये थ्रू आउट द पेपर कहीं भी आ सकता है, चाहे वो सेक्शन ए हो, सेक्शन बी हो, सेक्शन सी हो, सेक्शन डी हो, कहीं भी आपको ये क्वेश्चंस देखने मिल सकते हैं, नॉलेज के बेस पे, अंडरस्टैंडिंग के बेस पे, एप्लीकेशन एंड स्किल के बेस पे। ठीक है, इतना समझ गया? ये सब करके आपके 98 मार्क्स जमा हो जाएंगे। अब हम लोग वेटेज देखेंगे डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि कौन सा ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल के बेस पे आता है। अब तुमको एक चीज़ बताती हूँ, हम लोग बहुत प्रिविलेज्ड है कि हमारे पास नेटवर्क है, हमारे पास यूट्यूब की भी फैसिलिटीज़ है, क्लासेस की भी फैसिलिटीज़ है। यू शुड थैंक योर पेरेंट्स फॉर दैट। काफ़ी गांव ऐसे भी है महाराष्ट्र में जहाँ पे नेट का कोई फैसिलिटी नहीं है, बस कैसे कैसे वो लोग अपने पैसे बचा बचा के पढ़ने जा रहे हैं। तो उन लोगों के पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो दोनों टाइप के बच्चे, चाहे वो रूरल जगह पे रह रहे हैं या अर्बन जगह पे रह रहे हैं, दोनों टाइप के बच्चे मार्क्स ला पाए और कुछ सीख पाए, उनके इन डोमेन में से कुछ तो चेक हो पाए। इसलिए पेपर उस डिफ़िकल्टी लेवल को सोच के बनाया जाता है। कोई भी पेपर कंप्लीटली 100% डिफ़िकल्ट साइड पे नहीं आता है। ठीक है, तो मैं वो बताती हूँ कि कितना पेपर टफ हो सकता है और कौन से परसेंटेज का पेपर इजी भी आता है। ठीक है, तो अगर मैं इजी लेवल का बात करूँ तो 29 मार्क्स विद ऑप्शन आता है, यानी कि 30% ऑफ योर पेपर विल बी एक्सट्रीमली ईजी। तुम बिलीव नहीं करोगे इतने ईजी क्वेश्चन आते हैं। 30%। समझ लो, अगर 100 है, 100 मार्क्स का पेपर है, उसमें से 30 मार्क्स जो है तुम्हारे वो ईजी में आएंगे। ठीक है, दूसरा हो गया तुम्हारा एवरेज, यानी कि थोड़ा सा सेकंड हायर लेवल ऑफ डोमेन के क्वेश्चंस, वो अप्रॉक्सीमेटली 49 मार्क्स का आएगा, जिसका 50% बनता है। अब ये जो एवरेज वाला है ना, इसी में वो लोग थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करते हैं, बट स्टिल अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा है ना, तो तुम इसका आंसर डेफिनेटली लिख सकते हो। समझा? अब बात रही तुम्हारे डिफ़िकल्ट वाले की, जैसे कि मैथ्स में हॉट्स होता है ना, एकदम आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चंस आ जाना। मैंने जैसे आपको एप्लीकेशन का एक एग्जांपल दिया, तो मोस्टली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो डिफ़िकल्ट में आते हैं। अब जैसे सीबीएसई में वो लोग डिफ़िकल्ट वगैरह नहीं बोलते, वो लोग कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बोलते हैं, यानी कि तुम्हारे टेक्स्ट बुक में से वो होगा ही नहीं, सिर्फ अप्लाई करना है तुमको। तुमने सीखा, आर यू एबल टू अप्लाई इट, वो होता है डिफ़िकल्ट वाला। तो वो सिर्फ आपका 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि ओनली 20%। मतलब तुम पेपर को बोल ही नहीं सकते कि टफ है, अगर तुम्हें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। एंड डोंट वरी, मैं हर चैप्टर का PYQs लाने वाली हूँ 2008 से लेकर 2025 तक।
सारे चैप्टर्स के तुमको मैं नोट्स भी देने वाली हूँ। तो तुम्हें तो बिल्कुल टेंशन ही नहीं लेना है कि तुम पढ़ोगे कैसे, तुम्हें बस आना है चैनल पे और हर दिन का फॉलो करते जाना है, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे सर पे अभी बहुत चीज़ें हैं। मैं तो सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ यार, तुम लोग तो चार चार पढ़ रहे हो, साथ साथ में प्रैक्टिकल्स कर रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, क्लास जा रहे हो, आई डोंट नो क्या क्या कर रहे हो, कैसे मैनेज कर रहे हो। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, मुझे समझ रहा है सब तुमको अभी ताने मारे तुझसे नहीं होगा तुझसे नहीं होगा, लेकिन मुझे पता है वो स्टूडेंट जो है जितना उसको टेंशन है ना अपने करियर का, उतना किसी को टेंशन नहीं होगा। सब सिर्फ सहानुभूति देंगे या तो तुमको लेके जाएंगे नीचे। बट एज ए टीचर, एज ए दीदी, मैं तुमको एम्पथाइज करती हूँ, मुझे पता है तुम किस सिचुएशन में हो। तो तुम टेंशन मत लो ये बुक खरीदो वो बुक खरीदो, नहीं, तुम्हें सिर्फ आना है, चैप्टर देख के जाओ, खत्म खत्म। टेंशन नहीं लेना, पेपर आएगा तुम्हारा इजी टू एवरेज लेवल का ही, लिख के ले लो, आज का दिन लो, लिख लो। बस तुम्हें करना क्या है, थोड़ी सी मेहनत, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है और तुम्हारा मार्क्स ज़रूर आएगा। आगे चलते हैं। अब देखो मैं वेटेज बता रही हूँ अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मतलब पेपर पैटर्न टाइप का बेसिकली। एमसीक्यू यानी कि 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं आपके, जो कि होगा क्वेश्चन 1 यानी कि 1 to 10th क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन आएंगे आपको 10 मार्क्स के लिए, ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स, ठीक है, एमसीक्यू होता है ये। इसके अंदर भी बाय द वे डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ट्विस्ट एंड टर्न करने वाले, क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड अब अपना लेवल बढ़ा रहा है, तो इसीलिए कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा हो गया वेरी शॉर्ट आंसर्स, ये भी 1 मार्क ईच के क्वेश्चंस हैं, जो कि क्वेश्चन 2 से स्टार्ट होगा, 1 to 8, 8 मार्क्स का आपको वेरी शॉर्ट आंसर्स देना, यानी कि 1 लाइन में आंसर हो गया, या फिर नेम द फॉलोइंग हो गया, को रिलेशन करना हो गया, वो सब भी बताऊंगी कैसे क्या होता है। तो वो आ गया तुम लोगों का वेरी शॉर्ट आंसर्स में, ठीक है, वो भी 1 मार्क ईच रहेगा, यानी कि 18 मार्क्स तो तुम्हारे हाथ में है, एक शब्द लिख के तुमको मार्क्स मिलने वाला है, सिर्फ तुम्हारा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छा होना चाहिए। दूसरा आप देखोगे शॉर्ट आंसर 1, शॉर्ट आंसर 2, ये रहेगा 2 मार्क्स ईच। 2 मार्क्स ईच में क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक 2 मार्क्स के क्वेश्चंस करना है, यानी कि आपको यहाँ पे टोटल 24 मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपने कंप्लीट किया, ठीक है, मैं विद ऑप्शंस बता रही हूँ बाय द वे। फिर शॉर्ट आंसर 2 में 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 26 रहेगा, यानी कि विद ऑप्शन 36 मार्क्स रहेंगे आपको। लास्ट में लॉन्ग आंसर यानी कि 4 मार्क्स ईच वाला, जिसमें क्वेश्चन नंबर 27 से क्वेश्चन नंबर 31 आएगा, 20 मार्क्स का वो रहेगा विथ ऑप्शंस, और ऐसे टोटल करके तुमको 31 क्वेश्चंस रहेंगे और विथ ऑप्शन 98 मार्क्स रहेगा। कभी कभी लॉन्ग आंसर्स में भी बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, तुमको मान लो कि रिप्रोडक्टिव साइकिल का, मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक पूरा डायग्राम दे दिया, वहाँ पे 2-3 जगह ब्लैंक डाल दिया, 1 2 3 4 डाल दिया, बोल दिया लेबल करो, फिर दूसरा बोल दिया कि आइडेंटिफाई विच डायग्राम इट इज़, फिर बोल दिया कि बताओ इस फेज में क्या होता है, फिर बोल दिया बताओ इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो ज़रूरी नहीं है लास्ट क्वेश्चन टफ ही हो, तो बिल्कुल उस डिलेमा में नहीं रहना, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है, इट डजेंट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ मार्क्स, ठीक है, इतना समझ गया। अब आगे चलते हैं कि एग्जैक्टली वेटेज कैसा है, तो मैंने ना यूनिट वाइज डिवाइड कर दिया है। तो देखो टोटल ना 5 यूनिट होते हैं। पहला यूनिट है रिप्रोडक्शन का, सेकंड है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, थर्ड है फिजियोलॉजी, फोर्थ है अप्लाइड बायोलॉजी, फिफ्थ है इकोलॉजी, ठीक है। सबसे इजी इकोलॉजी का यूनिट होता है, जो कि एक वीडियो लाऊंगी मैं तुम लोगों के लिए, तीनों इकोलॉजी का जो चैप्टर है, तीनों यूनिट का जो चैप्टर है एक ही साथ मैं आप लोगों को सिखा दूंगी। एक वीडियो देखना है, 1 वीडियो मैनी प्रॉब्लम का 1 सोल्यूशन। तो टेंशन मत लो, मैंने क्या बोला, तुम टेंशन मत लो, तुमसे पढ़ो, तुम्हारे लिए मैं रेडी हूँ। इस पेज का तुम स्क्रीनशॉट ले लो, और इनकेस अगर तुम स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हो तो मैं ईदर वे डिस्क्रिप्शन में इसका डालने वाली हूँ पीपीटी, तो तुम उसके थ्रू भी देख सकते हो, ठीक है। सबके मार्क्स प्लस उसका विथ ऑप्शन का वेटेज मैंने बता दिया है। तो जो स्मार्ट बच्चा होगा मेरा, उसको पता है कि सबसे हायर वेटेज के जो टॉपिक्स है मैं उसको सबसे पहले उठाऊंगा, है ना। तो वो हायर वेटेज वाले टॉपिक्स तुम इसमें सबसे पहले उठाओगे, वो यूनिट को कंप्लीट करोगे। इसको मैं एक ही साथ क्यों करवा रही हूँ इकोलॉजी का, क्योंकि तुम क्यों इस पे यार अलग से 6 घंटा दोगे, तो 3 आवर्स 2 आवर्स में हम पूरे चैप्टर को एक तरीके से मैं ना लिंक बैठाती हूँ और उसके थ्रू मैं तुमको पढ़ा दूंगी, जिसके वजह से तुम्हारा वो जो एक्स्ट्रा 3 आवर्स का जो लोड है ना वो कम हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग के पास टाइम नहीं है और तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, आई नो दैट, ठीक है। इसका मैं भेज दूंगी, साथ में ये आपका 2025 का एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पे देखो ऐसे आएगा, सेक्शन ए, तुमको ऊपर में हेडिंग दिया जाएगा कि सेक्शन ए ऐसा है, सेक्शन बी ऐसा है, सी डी ऐसा है। सेक्शन ए में टोटल 18 मार्क्स का आ जाएगा, मतलब ऐसे 10 MCQ आया, फिर नीचे में रहेगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन,
जो कि फिर से 1 मार्क्स का होगा। जैसे देखो एक एग्जाम्पल बताती हूँ, डिफाइन स्पर्मेटोजेनेसिस, इजी। तो ये वाले टाइप के क्वेश्चंस कितने इजी हो जाते हैं। फिर देखो यहाँ पे अगर बोल दिया मेंशन पॉलिनेटिंग एजेंट फॉर मेज फ्लावर, अब तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा कि मेज कैसा टाइप का फ्लावर देता है, उसके अंदर कौन सा पॉलिनेटिंग एजेंट होगा, अब वो हाइड्रोफिली होगा या कैसा होगा, वो सब सोचना पड़ेगा। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, मैंने तुमको कहा ना एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है, 1 मार्क्स में भी और 4 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है। अब ये हो गया सेक्शन बी, यहाँ पे तुमको पता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा सेक्शन सी। सेक्शन सी जो होता है वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, और ये नीचे जो दिख रहा है ना आप लोगों को सेक्शन डी, ये होता है आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ ब्लाइंड स्पॉट इन ह्यूमन आई, ऐसे टाइप करके तुमको 4 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। या फिर यहाँ पे क्या बोल दिया है, विद द हेल्प ऑफ अ नीट एंड लेबल डायग्राम एक्सप्लेन द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो ये डायग्राम प्लस पूरा सिस्टम बताना, इसको अलग से उन लोगों ने 4 मार्क्स दिया। तो वो लोग क्या करते, कभी कभी सब क्वेश्चंस के फॉर्म में देते, कभी कभी डायग्राम को लेबल करने बोलते और बोलते इन 4 क्वेश्चंस का आंसर दो। सामने में एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नंबर 27 इज एक्सट्रीमली ईजी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 28 में तुमको डायग्राम बनाना है, तुम्हें वो सारी लेबलिंग्स याद रखनी है, उसके बाद तुम्हें पूरा कंडक्टिंग सिस्टम का फ्लो चार्ट भी बताना है। आंसर कैसे लिखते हैं ना, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी, मैं टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आई होप तुम लोगों को समझ आ गया होगा कि एग्जैक्टली कैसे क्या करते हैं, कैसे कैसे पेपर आएगा तुम लोगों का। लास्ट में मैंने आप लोगों को कहा था एक सरप्राइज़ है, तो मैं आपको बता दूं, जिनको नहीं पता, जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम मुझसे जुड़ रहे हैं, मुझे पहले बता दो कि आज फर्स्ट टाइम वीडियो कौन देख रहा है। तो देखो बच्चों, जितना प्लेलिस्ट में जितना अपना चैप्टर्स है ना, सारे चैप्टर्स का एक एक 1 शॉट का एकदम शॉर्ट फॉर्म में रिकॉर्डिंग मैंने डाल दिया है, साथ में नोट्स टेलीग्राम पे सब अपलोड हो चुके हैं, ठीक है, सबके सब अपलोड हो चुके हैं। अब ऐसे ही प्लेलिस्ट के थ्रू जाते जाते आप लोगों को PYQ का भी सीरीज़ मिलेगा, जो कि मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। गिव मी जस्ट 1-2 वीक्स, मैं अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना, मैं अपडेट कर दूंगी आप लोगों को। स्टेप 1 आपको यूट्यूब पे जाना है, सर्च ऑप्शन में। देन स्टेप 2 आपको टाइप करना है वेदांतु महाराष्ट्र 11th एंड 12th MHT CET। एक्चुअली आप वी महाराष्ट्र डालेंगे 11 12 तो भी आ जाएगा। फिर स्टेप 3 में आपको ये चैनल दिखेगा, आपको ये चैनल के लोगो पे क्लिक करना है। स्टेप 4 आपको ना यहाँ पे देखो होम वीडियो शॉर्ट्स लाइव प्लेलिस्ट, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे। स्टेप 5 विल भी, आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे ना तो आपको 11th का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा, 12th का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा। 11th का प्लेलिस्ट अगर आपको कोई बेसिक्स क्लियर वगैरह करना है तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। 12th का तो आपको खुद को ही काम आएगा, इसके अंदर सब कुछ आ चुका है। एंड वन मोर थिंग कि मैं आप लोगों के लिए मिनी 1 शॉट्स भी लाने वाली हूँ, यानी कि पूरा चैप्टर 10-15 मिनट में ख़त्म करना, मैक्सिमम 20 मिनट्स में ख़त्म करना, सो दैट जब आप लास्ट टाइम बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो तो आप 15 चैप्टर के 2-2 घंटे के लेक्चर नहीं देख पाओगे। आपने वो आधा घंटे का लेक्चर देख लिया, हो गया आपका सारा रिवीजन हो गया, मेरे नोट्स के थ्रू रिवाइज कर लिया, सारा रिवीजन हो गया। मैं नोट्स भी आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ कि आप लोगों को कुछ ना करना पड़े, सिर्फ पढ़ना पड़े। जब आपकी दीदी आप लोगों के लिए इतना कर रही है, तुम मुझसे इतना तो प्रॉमिस कर सकते हो कि दीदी मैं पक्का पढ़ूंगा, इतना तो कर सकते हो। तो मुझे तुम्हारा सिर्फ डेडिकेशन चाहिए, मैं लगी हुई हूँ तुम लोगों को मार्क्स लाने के लिए। एंड बाय द वे वन मोर थिंग, 10 तारीख को रात को 9 बजे आप लोगों के लिए एक बहुत स्पेशल अनाउंसमेंट है, ज़रूर ज्वाइन करना, ठीक है। बहुत स्पेशल अनाउंसमेंट है जिसकी वजह से ये जो तुम्हारा स्ट्रेस है ना, कैसे करे यार बोर्ड्स कैसे करे, वो सारे स्ट्रेस का एक फुल टू जुगाड़, फुल टू प्लान आने वाला है, जिसके थ्रू तुमको समझ जाएगा कि करना कैसे 2 मंथ में, ठीक है। विद दिस मुझे चाहिए कि आज हमने बायो का पूरा पेपर डिकोड कर दिया है। तुम्हें जो भी डाउट्स है तुम कमेंट सेक्शन में डालो, जिसके ऊपर तुम्हारी दीदी तुम्हारे सारे डाउट सॉल्व कर पाए। चलो पढ़ाई करो और कुछ बड़ा बनते हैं, ठीक है। आई विल बी रियली प्राउड ऑफ यू। चलो बाय बाय।